हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 के चैप्टर 3 को देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। आप लोग बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अफवाह। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर से होते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, देख सकते हैं आप लोग, जल जल विभाजन करता है। ये पहला नदी हुआ, दूसरा नदी हो गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जल का विभाजन। ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी अमेजन नदी है? आप अमेजन नदी कहाँ पाया जाता है? तो साउथ यूएसए में है। साउथ यूएसए में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है? तो किसकी है? तो गंगा की है। किसकी है? गंगा नदी की। कितना? तो 2525 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई। गंगा नदी पूछेगी सबसे ज़्यादा भारत में किस नदी में इसकी है? तो यूपी में है। यूपी कोस स्टेट में, यूपी में। ठीक है। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों द्वारा होती है। इस प्रकार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया: हिमालय का नदियाँ, अप्राद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय का नदियाँ। देखते हैं, भारत में दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों के उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों एक दूसरे से भिन्न हिमालय की विभिन्न इतर 12 मासी नदियाँ होती हैं। इनमें से वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्रवाह प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब सिंधु की बात आई तो सिंधु नदी जो है ना, पूछा जाता है सिंधु नदी के उत्तर साइड से कौन कौन नदी मिलता है। सिंधु नदी की लंबाई टोटल की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। और उत्तर साइड से कौन कौन मिलती है? जास्कर, शोक, हुंजा, नौबरा नदी, ये सब जो है ना उत्तर साइड से मिलने वाली नदी है सिंधु की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीचे से भी पूछता है कि नीचे उत्तर से हो गया, और नीचे से यानी दक्षिण साइड से तो कौन नीचे से? तो सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब जो ना सब कहाँ मिलती है? ये सब नीचे से तो मिठान कोट के पास पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान के, तो देख सकते हैं मिलती है। अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती इन नदियों के पर्वतों को काटकर कर्जों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। अपनी मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र अपरदन क्रिया होती है। देख सकते हैं यही है गॉर्ज, जो गर्ज यू आकार का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यूपीएससी में। गर्ज कैसा होता है? यू आकार का। अब देखते हैं, बड़ी सहायक नदियाँ आकर देखते हैं नदी का स्रोत। नदी जहाँ से निकलती है उसे ही हम लोग स्रोत कहते हैं। नदी का स्रोत कहते हैं। नदी जहाँ से निकलती है उसे ही नदी का स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपरी नदी धीरे धीरे ढाल बनते जाता है। गोखुर झील क्या है? पूछा जाता है। तो गोखुर झील नदियों से कट कर जो अलग होती है ना, नदियाँ, दो नदियाँ उसे कट कर अलग होने वाली को गोखुर कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से निचला भाग आती है डेल्टाई बनाती है। डेल्टा बनाने वाला विभिन्न नदी देख सकते हो उड़ीसा में है। देखते हैं करती है तथा अपने ही भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संबंध करती है। मध्य एवं निचले भाग में नदियाँ विसर्प, गोखूर तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अनिक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। डेल्टा बनाने यानी डेल्टा जो है स्चूरीन बनाने वाली नदी चिल्का झील जो उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं से बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली पूछा जाता है। छिछली क्या? कम गहराई वाले, सबसे कम गहराई वाले नदियों को छिछली कहते हैं। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो नदियाँ, बड़ी नदियों का पहचान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो इस्सुरीन बनाने वाली है। प्रायद्वीपीय भारत की अब बड़ी नदी की बात करें, सिंधु उत्तर जो बनाती है। इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण है। क्या है? तो अनेक तथा महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम लोग
परिसहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदी जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी से मिलती है। कौन नदी से मिलती है? तो सिंधु नदी से मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में, पूछा जाता कहाँ, अटक में पर्वतीय भाग में क्षेत्र से बाहर निकलती, पूछा जाता अटक के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है सिंधु नदी। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। कहाँ? तो पाकिस्तान में मिठानकोट के पास मिल जाती है। यह नदी की तरफ बहती तथा अंत में कराची के पूर्व की और अरब में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी की 1/3 कितना 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर टोटल कितनी सिंधु नदी की लंबाई? तो 2900 किलोमीटर सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं? सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 2 यानी 1960 के अनुसार भारत इन नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। भारत जो है ना, टोटल जो 20% सिंधु नदी का हम लोग उपयोग करते हैं। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गंगोत्री से पूछा जाता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के पास, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घघरा, गंडक तथा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे है कोसी नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया वर्तमान में। गंगा में मिल जाती है घाघरा, गंडक, कोसी को बिहार का शोक नदी, नेपाल, हिमालय, ठीक है। देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसको छोटा करके मैं कोशिश करूँगा बताने का। यहाँ सिंधु नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिंधु नदी को उत्तर से मिलती है। टोटल 2900 जो है ना किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, उसके बाद भारत की। और ये जो है ना, इसके उत्तर साइड से जास्कर, शोक, हुंजा, नोबरा नदी मिलती है। और नीचे से पूछा जाता है, नीचे से सतलज, ब्यास, रावी और झेलम नदी को मिलती है। और इसके बाद है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बुलर झील जम्मू कश्मीर मीठे पानी की है। ब्यास नदी काफ़ी भारत में उत्पन्न होती है। यह ऐसा नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत के अरब सागर जो है, यह उत्पन्न होती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है, गिरती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के व्यास रोहतांग से निकलती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के व्यास रोहतांग से निकलती है, ठीक है। उसके बाद गोविंद सागर झील, यह जो है ना, गोविंद सागर सतलज नदी के पास बना हुआ है, सतलज नदी के पास हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये सब जो है ना पाकिस्तान में है। इसके बाद सांगपो नदी तिब्बत में निकलती है। भारत में जो है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग में जाके मिल जाती है। दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए आके मिल जाती है। सांगपो को जो है ना, सांगपो नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यानी दिहांग के पास टच करती है, इसीलिए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा और जो है, गंगा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो गंगा जितना भी है ना, गंगा नदी वगैरह, यहाँ पे गंगा नदी को जो है ना, बांग्लादेश में जब यहाँ बांग्लादेश में आ जाती है, तो बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा और यमुना जब मिलती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है गंगा नदी। सांभर झील राजस्थान में है। उसके बाद राणा प्रताप देख सकते हैं, सागर, गांधी सागर, ये सब। चंबल नदी मध्य प्रदेश ये वगैरह में है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे नर्मदा नदी देख सकते हैं, नर्मदा है। उसके बाद मध्य प्रदेश वगैरह। और यहाँ पे फिर ताप्ती, पेनगंगा काफ़ी जो है ना, पेनगंगा जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में। उसके बाद निजाम सागर जो है तेलंगाना में है। फिर देख सकते हैं
जितना भी पुलकट झील ये भी आंध्र प्रदेश, कावेरी तेलंगाना, अरब सागर में ये सब मिलती है। चिल्का झील उड़ीसा में है, एस्चुरिन बनाने वाली नदी है, महानदी, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इसको अच्छी तरह से आप लोग रोक के जो है देख सकते हैं। एक बार यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, कब 2015 में, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? दिबांग, बराक, केनुला, ये सब है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिहांग, लोहित, ये सब सब जो है ना, सब है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, रोक के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख सकते हैं देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, देख सकते हैं भागीरथी अलकनंदा जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सॉरी, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इस राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य प्रदूषण के रूप में कम करना, उसके संरक्षण कार्यक्रम को पूरा किया से निकलते। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान करता, कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल नदी, बेटवा, सोन, बिहार की शोक अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों जल से परिपूर्ण होकर गंगा में पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टाई का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है, भागीरथी हुगली जो कि इसकी वितरिका मतलब क्या होता है? वितरिका मतलब होता है एक नदी है, उसका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, उसी को वितरिका कहते हैं। गंगा नदी दक्षिण की तरफ बहती है, इस डेल्टाई मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो देखते हैं, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाने से मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी गंगा की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टाई का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप यानी सुंदरी नामक एक पौधे से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टाई विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि होने वाला डेल्टाई है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, कितना? 2525 किलोमीटर से अधिक है। चित्र अफवाह में तंत्र को पहचान सकते हैं। गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल से गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इस नदियों को अनेक बड़े बड़े विसर्ग में बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु के कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसका सिंधु का यह हिमालय यानी हो गया हिमालय के समांतर पूर्वी की ओर बहती नामचा वारमासी शिखर 7757 मीटर के पास पहुँच कर यह अंग्रेजी के यू आकार का अक्षर, जैसे यूपीएससी में पूछा गया यू आकार का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदी इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्क की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। नदी में जल एवं सिल्क की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदियों द्वीपों का निर्माण करती है, जो आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की नाम याद है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है, बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। को देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी उड़ीसा, गोदावरी, नासिक, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है।
पश्चिम घाट के पश्चिम से बहने वाले अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं ताप्ती, एस्चुरिन बनाने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारत मुख का निर्माण करती है। ज्वारत मुख यानी एस्चुरिन का। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा नदी द्रोणी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गर्ज से बहती है तथा यहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि गंगे के नाम की एक योजना प्रारंभ की गई? इसके बारे में देख सकते हैं। ताप्ती द्रोणी, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बेटुला जिला में सतपुरा की श्रृंखलाओं से यह नर्मदा समांतर एक भ्रंश घाटी बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा, ये सब तथा पेरियार, इन सब राज्यों के नाम बताए जहाँ नदियाँ बहती है। गोदावरी, अब देखिए गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। द्रोणी महाराष्ट्र में। द्रोणी नदी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा। ये सब जो है ना मिलने वाली नदी है गोदावरी में। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गोदावरी, कावेरी को। महानदी द्रोणी, महानदी एक उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। देखते कृष्णा नदी द्रोणी को। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट सोच से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुट्टलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। किसकी? कावेरी की। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है? ठीक है, इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो कावेरी को, याद रखिएगा। प्रपात तथा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा? तो कुंचिकल, जो वराही नदी में है, कर्नाटक में। ठीक है, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त एक छोटी नदियाँ है जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, उसके बाद वैतरणी, सुवर्णरेखा तथा उदाहरण अपने एटलस में इसकी ज्ञात कीजिएगा आप लोग। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है, खड़ा है। केवल 3% ही स्वच्छ यानी 3% ही पीने योग्य उपलब्ध है, जिसका 3/4 हिमानी के रूप में है। देखते हैं झीलें। जम्मू कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। जम्मू कश्मीर मीठे पानी का नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिए होंगे, लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर जम्मू कश्मीर में नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थल है, झीलें नहीं होती, तब क्या आप उन पर आकर्षित करते? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? ठीक है, पर्यटकों का आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों की झील के महत्व। पृथ्वी की गर्त वाले भागों में जल जमा हो जाता है, उसे ही झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर, इसको हम लोग ठीक से यानी कौन कौन देश में मिला हुआ है कैस्पियन सागर? तो तारिक, याद रखिएगा, तारिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारिक, ता से हुआ तुर्कमेनिस्तान, अ से हो गया अफगानिस्तान, र से हो गया रूस, ई से ईरान और कजाकिस्तान से देश से मिलती है। कैस्पियन सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो अमृत और अरल सागर भी पूछा जाता है, किसको किसको जोड़ती है, किस देश को अरल सागर, तो ये जोड़ती है कजाकिस्तान और प्लस उज्बेकिस्तान को जोड़ने वाली है। लोकटक झील भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकटक झील जो है झील जो है मणिपुर में जो तैरता हुआ केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मात्र वहाँ पे है, ठीक है। अरल सागर की बात तो कह दी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब मृत सागर भी पूछता है, मृत सागर जो है ना, मृत सागर कहाँ किस किस देश को जोड़ती है, तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन को जोड़ती है, इजराइल एवं जॉर्डन को। भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धसुप्त क्षेत्र में द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुई है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती। गोखुर झील क्या है, नदियाँ से कटकर बनाने वाली एक झील होता है, नदी जब देखिएगा झील का निर्माण हो जाता है इसे नीचे में, तो उसे गोखुर झील कहते हैं। स्पीट तथा बार रोडिका तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करते हैं। चिल्का झील, लेगून का निर्माण पुलकट झील तथा कोलोरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। अंतर्देशीय भागों का लोकटक झील का देखते हैं मणिपुर में, एकमात्र जो है ना यह लोकटक झील तैरता हुआ झील है। यहाँ केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में बात करें मणिपुर, तो मणिपुर में का राज्य पशु जो है संगई हिरन, इसे डांसिंग हिरन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण झील वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर में मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों या कोई द्रोणी गहरी बनी गई है, बाद में हिम पिघलने पर भर गई है। किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी की हिमानी मार्ग से इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की बुला झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बड़ा पानी अन्य मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने और नदियां का निर्माण हो जाता है, जैसे आर्टिफिशियल हो गया गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागर परियोजना। क्रियाकलाप एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आप लोग तैयार कीजिएगा। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्यतः बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों के प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है और मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, देखेंगे। महत्वपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। इस कारण नदियों के तट प्राचीन काल में ही अधिवासियों को अपनी और आकर्षित करता है और गांव और बड़े शहरों के परिवर्तित हो जाते हैं। चूँकि अपने राज्य और उनके शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है, तो सूची नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत में ऐसे देश जहां अधिकांशतः जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होती है, वहाँ सिंचाई, नौचालन, जल विद्युत निर्माण के लिए नदियों का महत्व बहुत है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। 1995 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल प्रदूषण को कम करने और जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है। नदी प्रदूषण क्या है, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के अधिक जल की निकासी होती है, इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी से मिलते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण और क्षमता भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंगा को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। आपने ऐसी कोई योजनाओं के बारे में सुना है? हाँ, सुने हैं। तो कौन कौन नमामि गंगे कार्यक्रम, जो इसकी स्थापना जून 2014 में हुई थी, और एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा
अभियान, जो इसकी शुभारंभ 2011 ईस्वी में हुई। बिना स्वच्छ का मानव जीवन, इस विषय पर विचार कर अपनी कक्षा में बाद में प्रतियोगिता आयोजन करें। आप लोग कर सकते हैं कुछ। आइए कुछ हम लोग अभ्यास को देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किसमें है? तो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम की बात करें तो अमरकंटक से है। निम्न में से कौन सा लवणीय जलावली झील है? लवणीय जलावलीय झील जो है सांभर झील है, जो राजस्थान में है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी है। निम्न नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो कौन सा नदी है जो भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा दोनों का एस्चुरिन बनाने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, जल विभाजन का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। तो जल विभाजन का क्या कार्य है? तो इसका हम लोगों को उदाहरण देना है। तो क्या है? दो नदी जब अपवाह तंत्र को विभाजित करता है तो उसे जल का विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो अरावली नदी हो गया, अरावली पर्वत हो गया, ये सब जो है ना राजस्थान में है। ठीक है। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर जो तिब्बत में है, तिब्बत से निकलती है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री से उत्तराखंड में निकलती है। गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो लिखते हैं, भागीरथी से चल करके अलकनंदा से चल भागीरथी से चल करके जो है ना अलकनंदा, और अलकनंदा से चल कर दोनों नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है, तो दोनों गंगा के रूप में कहा जाता है। फिर देखते हैं, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदी गत से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? नर्मदा और ताप्ती एक ज्वारनी बनाती है जो एस्चुरिन का निर्माण करती है। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बढ़ाइए। तो आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? दिए गए झीलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बताएं। मानव निर्मित की बात करें तो हो गया गोविंद सागर, उसके बाद हो गया सांभर, निजाम, नागार्जुन, ये राणा प्रताप, ये सब है। इस तरह से है। तो देख सकते हैं पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये सब तो छोड़िए। बुलर झील जो मीठे पानी का जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नैनीताल ये उत्तराखंड में है। फिर गोविंद सागर जो है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, जो सतलज नदी पर है। बड़ा पानी पूछा जाता है तो कहाँ बड़ा पानी नदी? तो यह मेघालय में है। सांभर राजस्थान में है। निजाम सागर ये तेलंगाना में है। नागार्जुन और निजाम सागर तेलंगाना में है। डल झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भीमताल, लोकटक, ये सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, सॉरी पुलिकट हो गया ये तमिलनाडु में है। फिर हीराकुंड उड़ीसा में है। इस तरह से राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप कृत्रिम है, राजस्थान में है एकमात्र झील। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा क्लास 9 का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।